घोंसले की ओर उड़ान भर रहे थे। तभी बिट्टू की दूर पहाड़ी में कुछ जलता हुआ नजर आया। वैसे तो पहाड़ी पर आग का नजर आना बेहद सामान्य था, लेकिन बिट्टू को उस आग में कुछ असाधारण सा महसूस हुआ। उसने देखा कि वो आग सफेद रंग की जल रही थी। बिट्टू अपने कदम आगे बढ़ाने लगा और धीरे धीरे बड़ी सावधानी से उस पहाड़ी की ओर पहुंचा। तभी उसने देखा कि वो आग गायब हो चुकी थी, लेकिन एक लड़की उसे दूर से छुपते छुपाते देख रही थी। अरे, वह लड़की कौन है और मुझे इस तरह से घूर क्यों रही है? बिट्टू तेजी से उस लड़की के पीछे जाने लगा, लेकिन पलक झपकते ही वो लड़की कहीं गायब हो गई। बिलासपुर राज्य में आज एक नया सवेरा हुआ था। पूरे गांव में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चिड़ियों ने अभी अभी चहचहाना शुरू कर दिया था। उतने में रमेश अपनी पत्नी रमीला को बुलाते हुए कहने लगा, अरे रमीला, सुनती हो? हाँ हाँ, आई आई। अजी क्या हुआ? सुबह सुबह आप मुझे क्यों बुला रहे हो? आपको तो पता है ना, सुबह सुबह मुझे घर के बहुत सारे काम होते हैं। बताइए क्या हुआ? अरे रमीला, तुम भूल गई क्या? आज खेत में कटाई होने वाली है। तो मैं यह पूछ रहा था कि कटाई के सारे औजार कहाँ पर हैं? तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरी चीजों को मुझे बिना बताए हाथ मत लगाया करो। अजी आप भी ना आजकल बहुत ही भुलक्कड़ हो गए हो। मैंने आपको क्या बोला था कि मैं कल ही आपका पूरा कटाई का सामान मालिये पर रखने वाली हूँ। तो पूरा सामान मालिये पर ही तो है, वहाँ से ले लीजिए और खेत में चले जाइए। अरे हाँ हाँ, तुमने कल ही मुझे बोला था, मैं तो भूल ही गया। वैसे हमारे छोटे लाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे बिट्टू तो अभी तक सो रहा है। मैंने उसे कितनी बार बोला कि सुबह सुबह जल्दी उठ लिया कर बेटा, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। आजकल की पीढ़ी की यही दुख भरी दास्ता है। उनको समय की कोई कीमत ही नहीं होती। इंसान को हमेशा सुबह सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाना चाहिए, लेकिन हमारा लाल माने तब ना। क्या करें? चलो रमीला, मैं सामान लेकर खेत में जा रहा हूँ। दोपहर में खाना खाने आ जाऊंगा, ठीक है? अरे आप क्यों तकलीफ लेते हो? मैं आ जाती हूँ खाना लेकर, या तो बिट्टू के हाथ भिजवा दूंगी। अच्छा, ऐसा कहती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। फिर रमेश ने मालिये से कटाई का सारा सामान लिया और खेत के रास्ते निकल पड़ा। रमेश के खेत निकलने के तुरंत बाद रामीला बिट्टू को आवाज देते हुए कहने लगी, अरे बेटा बिट्टू, उठो। सूरज दादा कब के जाग गए हैं। अब कुछ ही समय में दोपहर हो जाएगी बेटा, उठो। क्या यार माँ, आप भी ना सुबह सुबह थोड़ी देर सोने भी नहीं देते। क्या थोड़ी देर थोड़ी देर? अरे जरा नजर उठा कर तो देखो बिट्टू, सूरज दादा का आगमन हुए बहुत वक्त हो चुका है। अब उठ जाओ, वरना तुम्हें आज खाना नहीं दूंगी। हाँ क्या यार, अजीब मुसीबत है। बिट्टू बड़ा मुश्किल से बिस्तर पे से उठ गया। उठने के बाद नहा धोकर तैयार हुआ। फिर रमीला बिट्टू के पास आई और उससे कहने लगी, बेटा, आज तुम्हारे पापा ने खाना नहीं लिया है, तो क्या तुम खेत में जाकर उन्हें खाना देकर आओगे? ठीक है माँ, ठीक है। दोपहर को जाना है ना? ठीक है, मैं पापा के लिए खाना लेकर जाऊंगा। अब दोपहर हो चली थी। रमीला ने बिट्टू को बुलाते हुए कहा, बेटा बिट्टू, यहाँ आओ तो। देखो, मैंने पापा के लिए खाना बनाकर तैयार रखा है। ये थैला ले लो और खेत में जाकर उन्हें दे दो, ठीक है? बिट्टू ने अपने पापा के लिए बनाया हुआ खाना लिया और वो खेत की तरफ निकल पड़ा। बिट्टू खाना लेकर खेत में पहुंच गया। खेत में पहुंचते ही बिट्टू की आंखों के सामने जो दृश्य देखा
उसकी वजह से बिट्टू के हाथ से खाने का थैला जमीन पर गिर पड़ा। बिट्टू ने देखा कि उसके पापा के हाथ में से काफी सारा खून बह रहा था। बिट्टू ने अपने पापा की ओर दौड़ लगाई और उनसे पूछने लगा, पापा, पापा, क्या हुआ आपको? आपके हाथ से इतना सारा खून कैसे बह रहा है? क्या हो गया? अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर यहाँ आया। लेकिन आप कर क्या रहे थे पापा? रमेश दबी दबी सी आवाज में दर्द से कराहते हुए बिट्टू से कहने लगा, अरे बेटा, क्या बताऊं, आज कटाई करते करते अभी कुछ देर पहले हंसिया गलत चला और मेरा हाथ बुरी तरह कट गया बेटा। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? तभी बिट्टू ने खेत के आसपास के लोगों को आवाज लगाई। बिट्टू की आवाज सुन के गांव में से काफी सारे लोग बिट्टू की मदद करने पहुंच गए। थोड़ी देर बाद खेत में एक वैद्य जी पहुंचे। गांव वालों ने जैसे तैसे करके बिट्टू के पापा रमेश को उसके घर तक पहुंचाया। रमेश की ऐसी हालत देखकर रमीला चिल्ला उठी और कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया आपको और ये क्या हालत बना रखी है? बताइए ना क्या हुआ? तभी रमेश का गांव का दोस्त सुरेश कहने लगा, दरअसल उर्मिला भाभी, खेत में कटाई का काम करते करते रमेश के हाथ में हंसिया लग गया, जिसकी वजह से उसके हाथों में से काफी सारा खून बह गया। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि वैद्य जी ने उनकी तबीयत का मुआयना किया है। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा है कि अब रमेश को कम से कम 2-3 महीने तक घर में आराम करना पड़ेगा, वरना जख्म गहरी भी हो सकती है। सुरेश की ये बातें सुनकर रमीला जमीन पर बैठकर अपने हाथ से सर थोपते हुए रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? गरीबी में कीलाहटा हो गया, अब हम क्या करेंगे? तभी बिट्टू रमीला से कहने लगा, माँ, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कल से मैं खेत में जाया करूंगा। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, अब पापा को पूरी तरह आराम करना होगा। बिट्टू की ये बातें सुनकर उसके पापा रमेश और रमीला दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन बिट्टू सुबह सुबह जल्दी उठा और अपनी माँ रमीला से कहने लगा, माँ, चलो आज मैं खेत जा रहा हूँ। आज मेरा खेत में पहला दिन है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि पूरा काम मैं अच्छी तरह से कर पाऊँ। अब मैं इस खानदान का चिराग बनकर काम करूँगा माँ, और तुम्हें और पापा को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा माँ। रमीला और रमेश ने बिट्टू को आशीर्वाद दिया और उसे खेत में रवाना कर दिया। बिट्टू ने पूरा दिन दिल, जान और मन लगाकर खेत में कटाई का काम किया। शाम ढलने वाली थी। पंछी अपने अपने घोंसले की ओर उड़ान भर रहे थे। तभी बिट्टू की दूर पहाड़ी में कुछ जलता हुआ नजर आया। वैसे तो पहाड़ी पर आग का नजर आना बेहद सामान्य था, लेकिन बिट्टू को उस आग में कुछ असाधारण सा महसूस हुआ। उसने देखा कि वो आग सफेद रंग की जल रही थी। अरे वह क्या है? सफेद रंग की आग? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कुछ गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, वहां जाकर देख ही लेता हूँ, शायद पूरी बात पता चल जाए। बिट्टू अपने कदम आगे बढ़ाने लगा और धीरे धीरे बड़ी सावधानी से उस पहाड़ी की ओर पहुंचा। तभी उसने देखा कि वो आग गायब हो चुकी थी, लेकिन एक लड़की उसे दूर से छुपते छुपाते देख रही थी। अरे वह लड़की कौन है और मुझे इस तरह से घूर क्यों रही है? बिट्टू तेजी से उस लड़की के पीछे जाने लगा, लेकिन पलक झपकते ही वो लड़की कहीं गायब हो गई। उस लड़की को ढूंढते हुए बिट्टू अब किसी घने जंगल में पहुंच चुका था। अरे यह कौन सी अजीब लड़की थी और मुझे इस तरह से क्यों देख रही थी? पता नहीं मामला क्या है, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। छोड़ो, अब कुछ ही देर में रात होने वाली है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना भी होगा। इतना कहकर बिट्टू खेती का अपना सारा सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ा। घर जाते जाते रास्ते में विकास चाचा ने बिट्टू को देखा। विकास चाचा ने बिट्टू को किसी गहरी सोच में डूबे हुए देखकर कहा,
अरे बेटा बिट्टू, क्या हुआ? रास्ते के बीचों बीच ऐसी गहरी सोच में क्या सोच रहे हो? बिट्टू इतनी गहरी सोच में था कि उसे विकास चाचा की बातें सुनाई भी नहीं दे रही थी। विकास चाचा ने बिट्टू को हिलाते हुए कहा, अरे बेटा क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ खो गए हो? बिट्टू अपने आप को होश में लाते हुए विकास चाचा से कहने लगा, अरे विकास चाचा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? अरे बेटा बिट्टू, मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ? रास्ते के बीचों बीच खड़े रहकर तुम कुछ सोच में डूबे हुए थे। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ चाचा, सब ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे आज का आपका काम पूरा खत्म हो गया ना? हाँ बेटा, मेरा काम खत्म हो गया। चलो अब मैं घर जाता हूँ, तुम भी अभी ठीक से घर जाना। रास्ते में जाते जाते फिर से किसी सोच में मत डूब जाना। और हाँ, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, ठीक है ना बेटा? चलो मैं चलता हूँ। वैसे बेटा, मैं पूछना भूल गया, तुम्हारे पापा की तबीयत अब ठीक तो है ना? जी जी चाचा जी, बिल्कुल, अब उनकी तबीयत ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। अच्छा बेटा, शुभ रात्रि। उस दिन बिट्टू घर पहुंचा। घर पहुंचते ही रमीला ने देखा कि बिट्टू कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अरे बेटा बिट्टू, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आज तुम्हारा खेत में पहला दिन कैसा था मेरे बच्चे? कैसा रहा कटाई का काम? सब कुछ बढ़िया से तो हो गया ना बेटा? हाँ हाँ, सब बढ़िया से हो गया माँ। चलो अब खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं, आज बहुत थक गया हूँ। फिर बिट्टू पापा की ओर देखकर उनसे पूछने लगा, पापा, अब कैसी है आपकी जख्म? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। वैसे तुझे खेत में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटा? आज तुम्हारा पहला ही दिन था ना, इसीलिए पूछा बेटा। अरे नहीं नहीं पापा, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं हुई है। चलिए अब हम सब खाना खा लेते हैं, खाना खाकर मैं जल्दी से सो जाता हूँ, आज थकान बहुत हुई पापा। अरे हाँ पापा, रास्ते में विकास चाचा मिले थे, वह आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, विकास मिला था? ठीक है ठीक है। हाँ बेटा, मुझे तुझे वही बताना था, अगर तुझे खेत में कोई तकलीफ आती है ना तो तू विकास चाचा से पूछना, ठीक है? वह तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। हाँ पापा, मैं याद रखूंगा। चलिए अब खाना खा लेते हैं। फिर बिट्टू, रमेश और रमीला तीनों खाना खाने बैठ गए। खाने के बाद बिट्टू अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। रात को सपने में बिट्टू को वही पहाड़ वाली लड़की नजर आई। सपने में वो लड़की बिट्टू की ओर देख मुस्कुरा रही थी। बिट्टू भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लगता था जैसे लड़की और बिट्टू प्यार में है। अब आगे आगे उसकी प्रेम कहानी शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह रमीला बिट्टू के पास आई और उसे उठाते हुए कहने लगी, अरे बेटा उठो, बिट्टू बिट्टू उठो बेटा, सुबह हो गई। आज तुम्हें खेत में नहीं जाना? कल तो बड़ा कह रहे थे खेत में जाऊंगा, खेत में जाऊंगा, और आज घोड़े बेचकर सो रहे हो। उठो बेटा। रमीला की आवाज बिट्टू के कान में धीरे धीरे पहुंच गई और वो अपनी आंखें खोलने लगा और माँ से कहने लगा, हाँ हाँ माँ, उठता हूँ। आप एक काम कीजिए, चाय नाश्ता तैयार रखिए, मैं नहा धोआ कर तैयार हो जाता हूँ और चाय नाश्ता करके खेत में चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर बिट्टू नहा धोकर तैयार हो गया और नाश्ता करके खेत की ओर निकल पड़ा। उसने पूरा दिन मजदूरी करके खेत में अपना काम किया। अभी दोपहर होने वाली थी, तभी उसने फिर से पहाड़ी की ओर उस लड़की को देख लिया। बिट्टू फिर से धीरे धीरे करके उस लड़की की ओर बढ़ा। वो लड़की वहीं खड़ी थी। तभी बिट्टू ने पास आकर उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम और मुझे कल से इस तरह क्यों घूर रही हो?
वो बिट्टू दरअसल वह क्या? साफ साफ बताओ तो सही। मैंने कल भी तुम्हें देखा था, लेकिन जब तक मैं यहाँ पहुंचूं तब तक तुम गायब हो गई थी। क्या चक्कर क्या है? तुम मुझे जानती हो क्या? नहीं नहीं बिट्टू, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन अब जानने लगी हूँ बिट्टू। बिट्टू को उस लड़की की बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी चटोरी बिट्टू से कहने लगी, वैसे बिट्टू तुम बहुत मेहनती हो। मैंने देखा कल और आज भी तुम बहुत मन लगाकर मेहनत मजदूरी करके खेती का काम कर रहे थे। वैसे तुम इसी गांव से हो क्या? हाँ हूँ तो इसी गांव का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे क्यों देख रही थी कल और आज भी। बिट्टू वो कैसे बताऊं? जो भी है साफ साफ बताओ। जो भी तुम्हारे दिल में है वह तुम साफ साफ बता दो, कोई बात नहीं। वैसे तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारा नाम क्या है? दरअसल मेरा नाम चटोरी है और वो जंगल दिख रहा है, वो जंगल से उस पार मेरा घर है, मैं वहीं रहती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कल मुझे देख क्यों रही थी? वो दरअसल बिट्टू पता नहीं, लेकिन ना आजकल मेरा किसी चीज में जी ही नहीं लगता। बोलते बोलते चटोरी और बिट्टू की धड़कनें तेज हो गई। बिट्टू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक बात तो तय थी कि अब बिट्टू और चटोरी के बीच प्यार हो रहा था। बिट्टू ने चटोरी से पूछा, चटोरी तुम्हारे दिल में जो भी है साफ साफ बताओ ना, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। दरअसल बिट्टू साफ साफ बताओ तो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आजकल मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ देखने आई हूँ। पता नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मेरे दिल के अंदर कुछ अजीब सा होने लगा है। बिट्टू, क्या तुम मुझे जिंदगी भर साथ दोगे? चटोरी की ये बातें सुनकर बिट्टू का मुंह खुला का खुला रह गया। वो किसी गहरी सोच में चला गया। चटोरी बिट्टू को हिलाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ बिट्टू, जवाब दो ना, क्या सोच रहे हो? यह तुम क्या बोल रही हो चटोरी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन क्यों बिट्टू? जो भी है साफ साफ बताओ, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। धीरे धीरे बिट्टू ने चटोरी का हाथ अपने हाथ में लिया और उससे कहा, सच बोलूं तो मुझे लगता है मैं भी तुम्हारे प्यार में हूँ चटोरी। कल से तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा है। कल से मैं सिर्फ तुम्हारे ही सोच में हूँ। कल रात को मुझे सपना भी तुम्हारा ही आया था चटोरी। बिट्टू की ये बातें सुन और ये जवाब सुनकर चटोरी बहुत खुश हो गई और बिट्टू से कहने लगी, बिट्टू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बिट्टू ने थोड़ी देर सोचा और चटोरी को जवाब देते हुए कहा, चटोरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी अचानक चटोरी मायूस हो गई और वो बिट्टू से नजरें चुराने लगी। तभी बिट्टू ने कुछ अजीब सा महसूस किया और वो चटोरी से पूछने लगा, क्या हुआ चटोरी, तुम अचानक से ऐसे उदास क्यों हो गई? सब कुछ ठीक तो है ना? और तुम्हारी आंखों में यह आंसू, क्या हुआ है? तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। अब हम दोनों जीवन साथी ही हैं। दरअसल बिट्टू, मेरे पापा को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका किसी भी वैद्य के पास कोई इलाज नहीं है। और तो और मेरे पूरे परिवार में मैं कमाने वाली हूँ और कोई नहीं, जिसकी वजह से हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। चटोरी की ये बातें सुनकर बिट्टू भी उदास हो गया। वो चटोरी से कहने लगा, अच्छा चटोरी, तुम्हारे परिवार की हालत इतनी खस्ता है, फिर भी तुम इतनी मुस्कुरा कैसे सकती हो? लेकिन चटोरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा।
एक काम करो, चलो हम तुम्हारे घर जाते हैं। मैं देखता हूं तुम्हारे पापा को कौन सी बीमारी हुई है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। चलो चलो हम तुम्हारे घर जाते हैं। तभी अपने आप को संभालते हुए चटोरी ने बिट्टू से कहा, अरे लेकिन बिट्टू, जिस बीमारी का इलाज बड़े बड़े वैद्य के पास नहीं है, उस बीमारी का इलाज तुम कैसे और कहां से ढूंढोगे? तुम्हारे पास कोई जादुई शक्तियां है क्या? हाँ है, ऐसा ही कुछ समझो। तुम वो सब छोड़ो, चलो मुझे तुम्हारे घर लेकर चलो। लेकिन बिट्टू। चटोरी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे घर लेकर चलो। अच्छा बाबा, ठीक है, चलते हैं मेरे घर। फिर चटोरी जंगल के रास्ते होकर बिट्टू को अपने घर ले गई। कुछ देर बिट्टू के सामने एक बहुत पुरानी झोपड़ी नजर आई। तभी बिट्टू ने चटोरी से पूछा, अच्छा, तो वह जो सामने नजर आ रहा है वह तुम्हारा घर? हाँ बिल्कुल, वही है मेरा घर। अंदर चलो, माँ पापा से आपको मिलवा देती हूँ। अरे लेकिन चटोरी, रुको, तुम क्या कह के माँ पापा को मुझसे मिलवाओगी? अरे बिट्टू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरे माँ बाप बिल्कुल खुले विचारों के हैं। उन्हें तुम्हारे और मेरे प्यार से कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो अंदर जाते हैं। और हाँ, पापा को हमारे बारे में तुम नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है बिट्टू, तुम बताना। तभी बिट्टू और चटोरी दोनों उस पुरानी सी झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर जाते ही बिट्टू ने परिस्थिति का मुआयना किया। तभी उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि चटोरी की माँ एक कोने में बैठकर रो रही थी और उसके पापा बिस्तर पर कराह रहे थे। ये दृश्य देखकर चटोरी की आंखों में आंसू आ गए। तभी बिट्टू चटोरी के पापा के पास गया। पापा, आप सोच रहे होंगे ना कि मैं कौन हूँ? ज्यादा मत सोचिए पापा, आज से मैं आपका जमाई बन चुका हूँ। आपकी यह जो बेटी है चटोरी, वह जल्द ही मेरी जीवन साथी बनने वाली है। बिट्टू के मुंह से ये बातें सुनकर चटोरी के पापा हल्की सी मुस्कान लाते हुए बिट्टू से कहने लगे, बेटा, आज तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मुझे हमेशा मेरी बेटी चटोरी के आगे की जिंदगी की चिंता लगी रहती थी, लेकिन आज तुम उसकी जिंदगी में आए हो, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। हाँ पापा, आप अपनी बेटी की अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब वह मेरी जिम्मेदारी है। वैसे आपने खाना खाया क्या पापा? तभी चटोरी की माँ जवाब देते हुए कहने लगी, बेटा, खाना कहाँ से खाए, हम तो कल रात से भूखे हैं। एक तो इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ऊपर हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर बिट्टू चटोरी की माँ के पास गया और उन्हें दिलासा देते हुए कहने लगा, माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज से आपके पूरे परिवार को खाने की कोई कमी नहीं होगी। तभी बिट्टू ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने पूरा का पूरा खाने से भरा हुआ मेज पर प्रकट हो गया। तभी चटोरी के माँ बाप और खुद चटोरी हक्का बक्का रह गया। अरे बिट्टू, ये क्या? तुम्हारे हाथ आसमान की तरफ करने से सामने खाने से भरा इतना बड़ा मेज कैसे प्रकट हो गया? ऐसा तो क्या किया तुमने जो इस तरह का चमत्कार हो गया? बताओ ना बिट्टू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले मुझे एक साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और उन्होंने मुझे 2 जादुई शक्तियाँ प्रदान की थी और कहा था कि जब भी तुम्हारे दिल में किसी के प्रति सद्भावना या हमदर्दी जग जाएगी, तब तुम उन जादुई शक्तियों का उपयोग करके सामने वाले की मदद कर सकते हो। तभी चटोरी के पापा बिट्टू को पास बुलाते हुए कहने लगे,
शाबाश बेटे, शाबाश। मुझे गर्व है कि तुम हमारे जमाई बनने वाले हो। ऐसे ही हमेशा अपने दिल में लोगों के प्रति सद्भावना और सहानुभूति का भाव रखना बेटे। तभी बिट्टू चटोरी के पापा से कहने लगा, हाँ पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं लोगों के प्रति सद्भावना और सहानुभूति का भाव कायम रखूंगा। चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए। उस दिन बिट्टू की वजह से चटोरी के पूरे परिवार ने भरपेट खाना खाया। तभी अचानक बिट्टू ने आसपास देखा, तब शाम होने को आई थी। बिट्टू चटोरी के पापा से कहने लगा, चलिए पापा, अब मैं चलता हूँ। दरअसल शाम होने आई है और मुझे खेती का काम समेटकर घर भी जाना है। अच्छा बेटा, ठीक है, लेकिन ऐसे ही आते रहना। अब तो यह तुम्हारा ससुराल ही है ना बेटा। चटोरी के पापा की ये बात सुनकर बिट्टू शर्मा गया। बिट्टू चटोरी के घर के बाहर आ गया। चटोरी दौड़ते दौड़ते उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ के उससे पूछने लगी, बिट्टू तुम जा रहे हो, वापस कब आओगे? चटोरी, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन कल फिर से मिलने जरूर आऊंगा। तब तक चटोरी, तुम माँ बाप का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बिट्टू, ठीक है। वैसे तुम्हें यहाँ से रवाना करने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करे, तुम्हारे घर पर तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होगे ना। अरे हाँ, चलो चलो, अब मैं चलता हूँ। फिर बिट्टू वहां से खेत की ओर निकल गया और अपना सामान लेकर घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि रमीला उसकी ओर संदिग्ध भरी आंखों से देख रही थी। तभी बिट्टू ने अपनी माँ से पूछा, अरे माँ, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों देख रही हो? तभी बिट्टू की माँ बिट्टू से पूछने लगी, एक बात बताओ बिट्टू, आज तुम दोपहर के बाद कहाँ गायब हुए थे? तभी बिट्टू हड़बड़ाहट में रमीला को जवाब देते हुए कहने लगा, वह माँ, दरअसल वह आज ना, वह जंगल की तरफ मैंने कुछ देखा था। सच सच बताओ बिट्टू, मुझे पता चल गया है कि तुम दोपहर के बाद से खेत में नहीं थे। अभी अभी विकास चाचा घर आए थे। उन्होंने हमें ये बताया कि तुम दोपहर के बाद से खेत से गायब हो चुके थे। कहाँ थे तुम? माँ, अब मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो माँ। एक न एक दिन मैं तुम्हें पूरी बात जरूर बताऊंगा। क्या मतलब? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या बिट्टू? एक बात याद रखना, हम तुम्हारे माँ बाप हैं बिट्टू, और हम तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे सवाल जवाब करते हैं। हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आप दोनों की गर्दन शर्म से झुक जाए। चलिए, अब मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाने के लिए बैठे? हाँ हाँ, चलो बेटा, ठीक है, खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी बिट्टू अपने पापा से पूछने लगा, पापा, अब कैसी है आपके हाथ की जख्म? हाँ बेटा, धीरे धीरे जख्म ठीक होती जा रही है। वैसे खेत में आज दूसरा दिन कैसा रहा बेटे? हाँ पापा, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। तभी बिट्टू और पूरे परिवार ने खाना खा लिया। अगले दिन फिर से बिट्टू खेत के लिए निकलने ही वाला था कि तभी बिट्टू की माँ आकर उससे कहने लगी, बेटा, कल मैंने तुम्हें जो कहा था वो तुम्हें याद है ना? हाँ माँ, बिल्कुल याद है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप पापा का ख्याल रखिए। मैं आज का पूरा काम खत्म करके शाम को घर वापस आ जाऊंगा। चलिए, अब मैं चलता हूँ। फिर बिट्टू अपना सामान लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। बिट्टू उस दिन अपने खेत में काम करने ही लगा था कि तभी उसने देखा कि चटोरी के घर की ओर से चीखने की आवाज आ रही थी। बिट्टू ने अपना खेती का काम बाजू में रखा और तुरंत चटोरी के घर की ओर दौड़ता हुआ चला गया। जाते जाते बिट्टू ने देखा कि चटोरी के घर की तरफ से धुआं उठ रहा था। चटोरी के घर पहुंचते ही
बिट्टू को बहुत बड़ा झटका लगा। चटोरी की पूरी झोपड़ी जल रही थी। बिट्टू दौड़ता हुआ अंदर चला गया। बिना आगे पीछे देखे उसने अपने हाथ आसमान की तरफ कर दिए। तुरंत चटोरी के घर की आग बुझ गई। अचानक से आग को बुझता हुआ देख चटोरी की माँ बिट्टू से पूछने लगी, अरे बेटा, ये क्या, तुमने ये आग अचानक कैसे थमाई? तभी बिट्टू चटोरी की माँ से कहने लगा, दरअसल माँ जी, वह जो दूसरी शक्ति मुझे साधु महाराज ने दी थी वह यही थी कि मैं आपातकाल में लोगों की मदद कर सकूं। तभी चटोरी के पापा बहुत खुश हो गए। अचानक चटोरी का घर हिलने लगा, मानो वहाँ कोई भूकंप आ रहा था। देखते ही देखते चटोरी की वो पुरानी सी झोपड़ी आलीशान महल में तब्दील हो गई। बिट्टू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसने अपने आसपास देखा। आसपास देखते ही बिट्टू तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि अब चटोरी के पापा नहीं बल्कि एक महाराज दिखाई दे रहे थे। चटोरी की माँ एक महारानी के रूप में नजर आई और चटोरी खुद एक राजकुमारी की तरह दिख रही थी। तभी बिट्टू, चटोरी अब राजकुमारी बनी थी, उससे पूछने लगी, अरे चटोरी, यह सब क्या है? तभी चटोरी के पापा जो महाराज बने थे वो बिट्टू से कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले हमसे एक साधु महाराज मिले थे। उन्होंने हमें कहा था कि हमारे राज्य के लोगों ने अब हमदर्दी, सद्भावना और सहानुभूति बची ही नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारा रूप बदलकर उस पुरानी सी झोपड़ी में रहने को बोला था, जहां रहकर हमें पता चल सके कि राज्य के लोगों में सहानुभूति, सद्भावना और लोगों की मदद करने की भावना के बारे में पता चल सके। तुमने जो हमारे साथ किया, हमें खाना खिलाया और आपातकालीन स्थिति में हमारी मदद की, उससे साफ पता चलता है बेटा कि राज्य में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको लोगों के प्रति सद्भावना और सहानुभूति अभी भी उनके दिल में है। और हाँ, हम बिलासपुर राज्य के महाराजा रणविजय सिंह हैं और यह हमारी बेटी राजकुमारी सुमन देवी है। यह महारानी प्रभा देवी है और यह हमारी बेटी राजकुमारी सुमन देवी है, जिसे अब आपकी शादी होने वाली है। महाराज की ये बातें सुनकर बिट्टू बहुत खुश हो गया। उसे अपने हमदर्दी का एक बड़ा इनाम जो हासिल हुआ था